जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर में। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जैसा कि जानते हैं वर्तमान परिस्थिति में ये कोविड-19 यानी वैश्विक महामारी के वजह से सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान बंद हैं, क्लोज चल रहे हैं। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि चलो पूरा नहीं तो कुछ सही, पूरा अगर नहीं हो पाएगा तो कुछ ही हो पाएगा, तो जितना हो सके प्रयास करते हैं। चूंकि ऑफलाइन में बच्चे पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं तो ऑनलाइन में कहां से समझ पाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी जो बच्चे बैठे हुए हैं प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि वो अच्छी तरीके से वो समझ जाएं। आइए आज हम लोग क्लास 9 के भारतीय भवन भूगोल, क्लास 9 के देखिए ये भारतीय भवन भूगोल को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और सही तरीके से देखने का कोशिश करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये देखिए अपवाह प्रारूप पे, जो हम लोग कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि ये लेसन नंबर 3 है, ये क्लास 9 लेसन नंबर 3 और क्लास 9 का है। लेसन नंबर 3 और क्लास 9 का ये टॉपिक है। हम लोग आज इसको देखने का कोशिश करेंगे। चूंकि बार बार 9th क्लास के बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कमेंट बॉक्स में कि सर 9th क्लास का वीडियो एक भी वीडियो नहीं डाले हैं, तो 9th क्लास का इसलिए वीडियो नहीं अपलोड कर रहे थे हम लोग कि 9th क्लास को बोर्ड वगैरह नहीं देना है, वो चाहे तो अपने से अभी पढ़ सकते थे, बुक वगैरह अपने से पढ़ सकते थे। तो 9th क्लास का मैथमेटिक्स का वीडियो भी आज से बनना शुरू हो गया है। कल या देखता हूं, मैं प्रयास करता हूं अगर 10th क्लास का एक मैथमेटिक्स का वीडियो बनता है तो बनाने का प्रयास करूंगा, अन्यथा फिर अगले नेक्स्ट डे हम लोग मैथमेटिक्स 10th क्लास का भी वीडियो अब अपलोड लगातार होता रहेगा। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं अपवाह प्रारूप। अपवाह से तात्पर्य बहते हुए जल, नदी और अपवहन तंत्र यानी रिवर एंड ड्रेनेज सिस्टम से है। किसी क्षेत्र की प्रमुख नदी अपनी सहायक और अपृहत नदियों समेत जो अपवाह प्रतिरूप उपस्थित करती है उसे नदी प्रणाली कहा गया है। सामान्यतः नदी जिधर भूमि की ढाल पाती है उधर बहने लगती है। ढाल के अनुरूप गमन करने वाली नदी को अनुगामी नदी कहते हैं। बाबू रे, कहे के मतलब ये हुआ कि ढाल के अनुरूप, मतलब अगर इधर ढाल मिल रही है तो नदियां इधर बहना शुरू कर देगी। तो जैसे इधर अगर बहती है नदियां ढाली नुमा जगह को हम लोग कहेंगे कौन सी नदी? अनुगामी नदी। कौन सा नदी कहेंगे बउआ? अनुगामी नदी कहते हैं। भारत की अधिकतर नदियां अनुगामी ही हैं, मतलब भारत की बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो अनुगामी हैं। अनुगामी कहने का मतलब हुआ बेटा कि जिधर ढाल मिलेगा नदियां उधर की ओर क्या होगी? बहना शुरू करेगी। जिधर ढालान मिलेगा नदियां उधर ही बहती जाएगी। तो वैसी नदियों को हम लोग कहते हैं अनुगामी नदियां। यहाँ ऐसी भी नदियां हैं जो ढाल के अनुरूप नहीं घाटी निर्माण करती हैं, वे पुरानी चट्टानों पर आरोपित हो चुकी हैं और पुरानी चट्टानों को काटने में लगी हैं। चंबल और सोन ऐसी ही अध्यारोपित नदियों के उदाहरण हैं। चंबल और सोन अध्यारोपित नदियों के उदाहरण हैं। ये बड़े बड़े चट्टान को काटने में क्या की हुई हैं? लगी हुई हैं। भारत में ऐसी भी नदियां हैं जो पहाड़ के आर पार बहती हैं, वे उन पहाड़ों के निर्माण के पूर्व से बहती आ रही हैं। देखिए भैया, भारत में कुछ नदियां ऐसी हैं जो पर्वतों के आर पार, सपोज दैट ये मान लिया जाए ये पर्वत है, तो इन पर्वतों के आर पार बहती है। कारण क्या है बाबू? ये पर्वतों के आर पार बहने का मतलब ये है कि इस पर्वत के निर्माण होने से पहले ये नदियां क्या हो रही थी? बह रही थी। तो अब इसी के ऊपर क्या हो गया भैया? पर्वत आ गया। इसी के ऊपर पर्वत आ गया तो नदियां नीचे से बह रही है, एक ऊपर से क्या हो गया? पर्वत का निर्माण हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो हम कह सकते हैं कि भारत की कुछ नदियां ऐसी हैं जो पर्वतों के आर पार बहती है, क्योंकि भैया पहले से नदी बह रही थी। पहले से नदी अगर बह रही थी और ओकरे पर ऊपर अगर पर्वत आके खड़ा हो जाए, मान लिया जाए ये नदी है भैया, ये नदी है, ये नदी बह रही थी, अब एक ऊपर में पर्वत खड़ा हो जाए तो क्या होगा? ये नदी बहना छोड़ देगी? ये नदी बहती रहेगी क्योंकि इसका रिक्त स्थान खाली है। रिक्त स्थान अगर भर जाता तो नदी कहीं ना कहीं रुकती और दूसरा रास्ता का तलाश करती, और वो वैसी रास्ता का तलाश करती जहां पे ढाल होता। और जब ढाल होता तो हम कहते कि ये नदियां कैसी है? अनुगामी नदियां हैं। लेकिन अगर ढलान पर नहीं बहती है तो अधोगामी नदियां कहलाती है। करा है वे उन पहाड़ों के निर्माण के पूर्व से बहती आ रही हैं, जैसे सिंधु, सतलुज और कोसी। देखो बाबू, सिंधु, सतलुज और कोसी, सिंधु, सतलुज और कोसी
कर ऐसी ही पूर्वगामी नदियों के उदाहरण हैं। नदियों की ये दो प्रणालियां ढाल से असंबद्ध हैं, अनुगामी हैं। अनुगामी नदियों के विभिन्न प्रारूप देखने को मिलते हैं, जिनमें प्रमुख तीन ये हैं। करा है देखिए, अनुगामी नदियां तीन प्रकार के होते हैं, अलग अलग रूपों में होते हैं। अनुगामी नदियां जो होता है बेटा वो तीन प्रकार के होते हैं, अलग अलग रूपों में होते हैं। पहला नदी का नाम है वृक्षाकार प्रारूप। पहला है बेटा वृक्षाकार प्रारूप, वृक्षाकार प्रारूप। और दूसरा जो नदी है वो है जालीनुमा। दूसरा है जालीनुमा। दूसरा क्या है? जालीनुमा प्रारूप। और तीसरा जो है वो तीसरा का नाम है अर्ये। अर्ये या हम कहते हैं इसको केंद्र त्यागी प्रारूप। क्या कहते हैं जी? केंद्र त्यागी प्रारूप। तो ध्यान दीजिए, अनुगामी नदियां कितने प्रकार की हुई? तीन प्रकार के। एक वृक्षाकार प्रारूप और दूसरा जालीनुमा प्रारूप और तीसरा अर्ये या हम लोग इसको कहते हैं केंद्र त्यागी प्रारूप। ध्यान देना बेटा, समझने का मतलब वृक्षाकार आप देखे हो ना, ये इस तरीके से एक का है, ये एक वृक्ष लगा हुआ है, ये एक वृक्ष है, इस तरीके से ये वृक्षाकार जो है से ये वृक्षाकार है ना। और एक जालीनुमा मतलब जिस प्रकार से आप मच्छरदानी देखते हो, ये इस तरीके से क्या है, इसमें अलग अलग ऐसे कर करके क्या है, जालियां लगी हुई है, ऐसे इस तरीके से लग रहा है जस्ट लाइक मतलब जाली टाइप का। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, जालीनुमा है। और एक होता है केंद्र त्यागी। सपोज दैट ये केंद्र है और ये इस तरीके से ऐसे। आप देखिए कभी तालाब में ढेका मारिए, तब तालाब में ढेका मारने के दरमियान में सपोज दैट यहाँ जब ढेका लगता है तो इसका तरंगधार ऐसे जो है पूरा क्या होता है, पूरा फैल जाता है। मतलब इसको क्या होता है, अपने केंद्र का वो क्या कर देता है, त्याग कर देता है। क्या कर देता है? त्याग कर देता है। तो ऐसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र त्यागी। तो अनुगामी नदियां तीन प्रकार की होती है, एक वृक्षाकार प्रारूप, दूसरा जालीनुमा प्रारूप और तीसरा अर्ये या केंद्र त्यागी प्रारूप। आइए अब हम लोग आगे देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि ये सभी जालीनुमा प्रारूप और अर्ये या केंद्र त्यागी प्रारूप वृक्षाकार प्रारूप में एक मुख्य नदी होती है, जिसकी अनेक सहायक नदियां वृक्ष की शाखाओं प्रशाखाओं के सदृश हुआ करती हैं। गोदावरी, कृष्णा आदि का प्रारूप ऐसा ही है। जालीनुमा प्रारूप में सहायक और उप सहायक नदियां समकोण पर मिला करती हैं। समकोण मतलब होता है जो 90 डिग्री के कोण पर मिले, वैसी नदियों को हम कह सकते हैं कि ये समकोण पर क्या हो रही है, मिल रही है। मतलब 90 डिग्री पर मिलना शुरू कर दे तो वैसे नदियों को हम लोग कहेंगे कि ये क्या कर रही है, समकोण पर मिल रही है। तो करा है कि उच्च भूमि नदियां समकोण पर मिलती है। गुबंदाकार उच्च भूमि से निकलने वाली नदियां प्रायः केंद्र त्यागी अर्थात चारों ओर बहने वाली हुआ करती है। कोई नदी अपनी सहायक नदियों समेत जिस क्षेत्र का जल लेकर आगे बढ़ती है वह उसका प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। मेरे प्यारे मित्रों, जिस क्षेत्र का नदी जल लेकर के बहती है वह क्षेत्र उसका कौन सा क्षेत्र कहलाता है, प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है बेटा, प्रवाह क्षेत्र कहलाता है, जिसे नदी द्रोणी, नदी बेसिन या जल संग्रहण क्षेत्र कहते हैं। दो नदी द्रोणियों को अलग करने वाली, विभाजित करने वाली उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। ध्यान देना बेटा, दो नदियों को अलग करने वाली उच्च भूमि को क्या कहेंगे, जल विभाजक। क्या कहेंगे बेटा, जल विभाजक। दो जगहों को, दो क्षेत्रों को, दो नदियों को, दो उच्च भूमियों को अलग करने वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, जल विभाजक कहते हैं। दिल्ली की उच्च भूमि सतलुज बेसिन और गंगा बेसिन को अलग करने के कारण जल विभाजक का उदाहरण प्रस्तुत करती है। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट प्रमुख जल विभाजक है। विंध्य की उच्च भूमि भी महत्वपूर्ण जल विभाजक का काम करती है। भारत की नदियां, आइए आज हम लोग देखते हैं अब भारत की नदियां।
करा भारत की नदियों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। भारत की नदियों को दो वर्गों में रखा जा सकता है, जिसमें पहला है हिमालय की नदियां। पहला का नाम है बेटा हिमालय, हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां। पहला का नाम है हिमालय की नदियां और दूसरा का नाम है प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी पठार की नदियां। दूसरा का नाम है बेटा प्रायद्वीपीय, 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 ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी पठार की नदियां या दक्षिणी पठार की नदियां। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी पठार की नदियां, भारत की नदियां दो प्रकार की होती हैं, एक हिमालय की नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी पठार की नदियां। दक्षिणी पठार की नदियां, हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के प्रवाह क्षेत्र एक ओर अरब सागर और दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी तक है। भारत की वर्तमान जल प्रवाह प्रणाली भूतकालीन जल प्रवाह प्रणाली का अवशेष है, जो क्रमशः विकसित होती जा रही है। इस देश की विशालता और प्राकृतिक पृष्ठभूमि में भिन्नता के फलस्वरूप यहाँ सभी प्रकार के नदी प्रारूप मिलते हैं। यहाँ सभी प्रकार के क्या मिलते हैं? नदी प्रारूप मिलते हैं। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं हिमालय की नदियां। यानी भारत में जो दो प्रकार की नदियां हैं बेटा, एक है हिमालय की नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी पठार की नदियां। देखिए, अगर हम बात करें इस तरीके से मेरा भारत का विस्तार है, इस तरीके से मेरा भारत का क्या है? विस्तार है। तो ऊपर में क्या होता है? नॉर्थ होता है ना? ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में क्या होता है जी? साउथ होता है। इधर जो है से वेस्ट होता है, तो इधर क्या है? ईस्ट होता है। मतलब ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये क्या हो गया बेटा? उत्तर दिशा हो गया। तो कह रहा है हिमालय की नदियां, बाबू रे ऊपर में ना हिमालय हो, ऊपर में जो है से क्या है? हिमालय। तो हिमालय की नदियां मतलब उत्तर में हिमालय और दक्षिणी पठार, दक्षिण यही है, तो यही वाला जो भाग हुआ ये कौन सा पठार कहलाएगा बेटा? दक्षिणी पठार कहलाएगा। कौन सा पठार कहलाएगा? दक्षिणी पठार कहलाएगा या दक्षिण भारत की नदियां हम इसको, या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हम लोग कह सकते हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले हिमालय की नदियां। हिमालय में अनेक ऐसी नदियां हैं जिनके विकास में धरातलीय स्वरूप का प्रभाव नगण्य रहा है। अधिकतर नदियां हिमालय से भी पुरानी हैं, अर्थात पूर्वगामी या पूर्ववर्ती हैं। मतलब पूर्वगामी मतलब पूर्व से, यानी पहले से, हिमालय के निर्माण से पहले वो नदियां क्या हो रही थी? बह रही थी। करा है कि सिंधु, सतलुज, गंडक, कोसी और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, गंडक, कोसी और ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण है। ज्यों ज्यों हिमालय उभरता गया, उत्थान प्राप्त करता गया, ये नदियां अपने प्रवाह मार्ग को काटती गई, अपनी घाटियां गहरी करती गई और ऐसा करके इन्होंने अपना प्रवाह अक्षुण्ण रखा। हिमालय में नदियों के भी आकार के गहरे खड्ड या गौर्ज इस बात के प्रमाण हैं कि पर्वत निर्माण के समय, बाबू रे, पर्वत निर्माण के समय नदियों का सतत कटाव जारी रहा। पर्वत निर्माण के समय जब पर्वत का निर्माण हो रहा था तो नदियों का कटाव जो सतत मतलब क्या होता है? लगातार जारी रहा। सिंधु नदी ने गिलगिट के निकट 5100 मीटर गहरी घाटी और कोसी की सहायक नदी अरुणा ने हिमालय की तीनों समांतर श्रेणियों को काटकर 1800 से 3600 मीटर गहरे खड्डों का निर्माण किया है। इन नदी घाटियों के पहाड़ी पार्श्वों में विभिन्न ऊंचाइयों पर नदी सोपान या नदी वेदिकाएं भी मिलती हैं। नदी सोपान या नदी वेदिकाएं भी क्या होती हैं? मिलती हैं। करा हिमालय की नदियों में मार्ग परिवर्तन के उदाहरण भी मिलते हैं। बेटा, हिमालय की जितनी भी नदियां हैं उसमें क्या होता है? मार्ग परिवर्तन मतलब रास्ता बदल लेती है। कभी कभी कुछ नदियां ऐसी हैं जो समय समय पर क्या करती हैं? रास्ता को क्या कर लेती है? बदल लेती है। तो जो रास्ता बदलती है ना,
इसी कारण उसे क्या हम लोग बोलते हैं, मार्ग परिवर्तन। क्या बोलते हैं, मार्ग परिवर्तन। मार्ग मतलब क्या होता है, रास्ता, परिवर्तन मतलब होता है बदल लेना, मतलब मार्ग परिवर्तन। अब जैसे देखिए बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को, आप हम सबको जानते हैं। और कोसी नदी बिहार के लिए बड़ा ही विनाशकारी नदी है। क्यों, क्योंकि ये अपने मार्ग को समय के अनुसार क्या कर लेती है, बदल देती है। अपने मार्ग को समय के अनुसार ये क्या करती है, बदल देती है। इनमें सबसे रोचक कहानी सिंधु ब्रह्मपुत्र की है, जो भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार असम के उत्तर पूर्वी भाग से निकलकर पश्चिम की ओर बहती थी। इस नदी का पहला डेल्टा वहां बताया जाता है जहां आज नैनीताल नगर बसा हुआ है। दूसरा डेल्टा पाकिस्तान स्थित अटक 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 अटक, ये देखिए अटक, ये अटक कहाँ है बेटा, पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान में। ये जो अटक है, ये अटक अभी वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है, ध्यान दीजिए। और तीसरा डेल्टा कराची के निकट है। ये कराची भी कहाँ है, पाकिस्तान में है। कालांतर में इस नदी का पश्चिम उत्तरी भाग सिंधु के रूप में और पूर्वी भाग ब्रह्मपुत्र व अन्य नदियों के रूप में अलग हो गए। पश्चिम में एक भाग सतलुज के रूप में प्रवाहित होने लगा। कुछ भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार, देखिए भूगर्भ शास्त्री, भूगोल में भूगर्भ शास्त्री का मतलब होता है कि जो भूमि के गर्भ के अंदर तक की जानकारी को बता दे, उसे बोला जाता है भूगर्भ शास्त्री। देखिए जहां तक हम लोगों को नॉलेज है मैं बताने का प्रयास करता हूं, बाकी आपको लगे कि नहीं इससे और ज्यादा डीपली नॉलेज मुझे चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं, कहीं से भी खोज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ईमानदारी से पढ़ लीजिए, आपका नॉलेज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मायने रखता है। करा यमुना नदियां पहले राजस्थान से होकर बहती थी। करा सतलुज और यमुना नदियां, सतलुज याद रखिएगा बेटा, सतलुज और यमुना पहले कहां से बहती थी, तो राजस्थान से होकर बहती थी। पुराणों में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। देखिए सतलुज यमुना, यार पुराणों में जैसे हम लोग के यहाँ जो पुराण वगैरह है, जो 18 पुराण का रचना किया गया है, उन पुराणों, एक पुराण में जो ऐसे कि सरस्वती नदी का भी उल्लेख मिलता है, जो अब ये सरस्वती नदी क्या हो गई है, लुप्त है। कहते हैं कि राजस्थान में घग्घर की शुष्क घाटी लुप्त सरस्वती का मार्ग है। सतलुज ने अपना मार्ग बदलकर 13वीं सदी में ब्यास के संबंध जोड़ लिया। सतलुज और ब्यास नदियां चेनाब नदी से मिलकर सिंधु नदी में मिल गई। इसी तरह कोसी नदी ने पिछली 2-3 सदियों में अपना मार्ग 50 किलोमीटर पश्चिम हटा लिया। अब देखो कोसी नदी का हम लोग पहले ही आप लोगों के बीच में चर्चा किया कि कोसी बिहार का एक ऐसा नदी है जो मार्ग परिवर्तन करने में नंबर 1 स्थान रखता है। मार्ग परिवर्तन करने में ये नंबर 1 स्थान रखता है। कारण ये भैया कि ये कोसी नदी ना अपने मार्ग को बार बार ये क्या करते रहती है, बदलती रहती है। कोसी नदी ने पिछले 2-3 सदियों में अपना मार्ग 50 किलोमीटर पश्चिम हटा लिया है। गंगा की मुख्य धारा भी बदल गई है। 200 वर्ष पूर्व यह भागीरथी एवं हुगली से होकर बहती थी, पर अब पद्मा से होकर प्रवाहित होती है। हिमालय क्षेत्र में नदी अपहरण भी होता रहा है। हिमालय क्षेत्र में नदी अपहरण, अब देखिए नदी का अपहरण कैसे होता है, देखते हैं। पहले क्या होता था, शादी ब्याह में पहले, बहुत पहले का जमाना है कि सुंदर सुंदर लड़का अगर रह गया या सुंदर लड़की है तो लड़का और लड़की को भी अपहरण कर लिया जाता था, है ना। लड़का लड़की को भी क्या कर लिया जाता था, अपहरण कर लिया जाता था। अपहरण करके क्या करा दिया जाता था, ब्याह करा दिया जाता था। तो नदियां भी क्या हो जाती है, अपहरण हो जाती है। अपहरण मतलब देखिए, मान लिया जाए ये बड़ी नदियां है, सपोज दैट मानते हैं ये क्या है, बड़ी नदियां है, और ये नदियों, इस नदी के बगल में एक छोटी नदियां ऐसे बह रही है, छोटी नदियां बह रही है, इधर भी एक छोटी नदियां बह रही है। बेटा ये नदी का कटाव जारी है, बड़ी वाली नदी का कटाव जारी है। ये कटते करते यहाँ पहुंच गया, फिर कटा, यहाँ पहुंच गया, फिर कटा, अब इसका तली को काट दिया। अब इस छोटी नदी को क्या कर लिया, अपना में मिला लिया। क्या कर लिया जी, अपना में मिला लिया। तो अब ये जो नीचे वाली नदियां बह रही थी, अब ये नदियों का निशान पता चल रहा है, नहीं ना पता चल रहा है। तो क्या हुआ, इन नदी को बड़ी नदियों के द्वारा क्या कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया। क्या कर लिया गया बेटा, अपहरण कर लिया गया। अब देखिए सपोज दैट ऊपर में एक नदी, छोटी सी नदी बह रही है और ये बड़ी नदी का कटाव जारी है, इसका किनारा कट रहा है, एक किनारा कटा, ये इसमें सटा, अब इसमें आकर के मिल गया। तो अब कह सकते हैं कि ये दोनों नदियों का क्या हो गया,
अपहरण हो गया, अपहरण हो गया। अपहरण का मतलब होता है चुरा करके अपने में मिला लेना, उसी को क्या कहते हैं? अपहरण कहते हैं। मतलब चुरा लेना, मतलब अपहरण कर लेना। अब देखो बेटा, करा हिमालय क्षेत्र में नदी अपहरण भी होता रहा है। गंगा की उत्तरी सहायक नदियों ने मुख्य हिमालय की श्रेणियों से कितनी ही छोटी नदियों का अपहरण कर लिया है। गंगा की पुरानी सहायक नदी तीस्ता अब ब्रह्मपुत्र की सहायिका बन गई है। स्वयं ब्रह्मपुत्र नदी पहले मेघना नदी से मिलती थी। स्वयं जो ब्रह्मपुत्र नदी थे वो पहले कौन सी नदी से मिलती थी? मेघना नदी से जाकर के मिलते थे। और गंगा ब्रह्मपुत्र की धाराएं एक दूसरे से काफी दूर थी। पूर्व भू संचलन के फलस्वरूप ब्रह्मपुत्र पश्चिम की ओर बढ़कर गंगा में मिल गई। ब्रह्मपुत्र ने तिब्बत की सांपो नदी का अपहरण किया। बाबू रे, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जाकर के, ध्यान देना, ब्रह्मपुत्र नदी कहां जाकर के? तिब्बत में जाकर के कौन सी नदी को अपहरण कर लिया? सांपो नदी को। कौन सा नदी को? सांपो नदी को क्या कर लिया? अपहरण कर लिया। कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। कहां जाकर के? तिब्बत में जाकर के। किसको अपहरण किया? सांपो नदी को जाकर के क्या कर लिया? अपहरण किया। और ब्रह्मपुत्र और वर्तमान ब्रह्मपुत्र का रूप धारण किया है। हो सकता है आगे चलकर अरुणा नदी शीर्ष कटाव द्वारा सांपों का क्या कर ले? अपहरण कर ले। हिम आच्छादित क्षेत्र से आने के कारण हिमालय की नदियां सदा जल पूर्तित रहती हैं। और एक बात को याद रख लेना बच्चा कि हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं, अगर ये सपोज दैट ये हिमालय है, सपोज दैट ये क्या है बच्चा? हिमालय है। अब हिमालय से जितनी भी नदियां निकल रही हैं, चाहे वो जो भी नदी, चाहे वो गंगा नदी हो, सिंधु हो, सतलुज हो, गंडक हो, कोसी हो, ब्रह्मपुत्र हो, कोई भी, जो भी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो सदा नीरा है। क्या है बेटा? सदा नीरा। सदा नीरा कहने का मतलब लगातार प्रवाहित होने वाली नदियां, लगातार प्रवाहित होने वाली नदियां, लगातार प्रवाहित होने वाली नदियां। क्योंकि हिमालय किससे ढकी हुई है? हिम से ढकी हुई है। हिम मतलब बर्फ से ढकी हुई है। और जब ये बर्फ पिघलती है तो ये इसका बर्फ का पिघलना और ये पानी जब बनती है ये बर्फ, तो ये नदी में चली आती है। तो हम कह सकते हैं कि कभी हिमालय जो है बर्फ से खाली नहीं हो सकते। तो जब बर्फ से खाली नहीं हो सकते हैं हिमालय, तो हिमालय से निकलने वाली नदियों में पानी कैसे कम जाएगा? कमने का बात है? नहीं ना कमेगा, नहीं कम सकती है। इसलिए हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं उन तमाम नदियों को सदा नीरा नदी कहा जाता है। कौन सा नदी कहा जाता है? सदा नीरा नदी कहा जाता है, जो हमेशा क्या होता है? लगातार सतत बहती रहती है। हिमालय की नदियां अपर्दन के अतिरिक्त निक्षेपण में भी लगी हुई है। विस्तृत गंगा का मैदान उनके निक्षेपण का ही परिणाम है। गंगा का डेल्टा सुंदरवन बढ़ता जा रहा है। जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा हिमालय की तराई में नदियों के निक्षेपण से असंख्य मृतिका पंख या जलोढ़ पंख बन गए हैं। वर्तमान प्रवाह दिशा को ध्यान में रखते हुए हम हिमालय की नदियों को 3 भागों में बांट सकते हैं। बाबू रे, अब हम लोग हिमालय की नदियों को 3 भागों में क्या कर सकते हैं जी? बांट सकते हैं। हिमालय की नदियों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। पहिलका के नाम है बेटा सिंधु प्रणाली की नदियां। पहिलका के नाम है सिंधु प्रणाली। सिंधु प्रणाली की नदियां, सिंधु प्रणाली की नदियां। और दूसरका के नाम है गंगा प्रणाली की नदियां। दूसरका है बेटा गंगा प्रणाली, गंगा प्रणाली की नदियां, गंगा प्रणाली की नदियां। अब देखिए उसके बाद में तीसरका का नाम है ब्रह्मपुत्र प्रणाली की नदियां। तीसरा का नाम क्या है बेटा? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र प्रणाली, ब्रह्मपुत्र प्रणाली की नदियां, ब्रह्मपुत्र प्रणाली की नदियां। ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा है ब्रह्मपुत्र प्रणाली की नदियां। देखो हिमालय से निकलने वाली 3 प्रकार की नदियों को 3 श्रेणियों में बांट करके हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पहला है सिंधु प्रणाली की नदियां, दूसरा है गंगा प्रणाली की नदियां और तीसरा है ब्रह्मपुत्र प्रणाली की नदियां। आइए हम लोग ये तीनों में से सबसे पहला हम लोग सिंधु प्रणाली की नदियां के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। करा इसमें
देखिए ये सिंधु प्रणाली की नदियां में कौन कौन सी नदियां आती है, यहां पे ध्यान दीजिएगा बेटा। इनमें सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम प्रमुख है। कौन कौन सी नदी? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब। कौन सा नदी में? सिंधु प्रणाली में। कौन सा प्रणाली में? सिंधु प्रणाली में। सिंधु प्रणाली में सतलुज, ब्यास, रावी और चेनाब और झेलम प्रमुख है। ये दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हैं और सिंधु में मिलकर अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु का उद्गम हिमालय के पार मानसरोवर झील है। देखिए अब ये सिंधु नदी का उद्गम कहां से है? तो हिमालय के पार। किसके पार? हिमालय के पार मानसरोवर झील। कौन सा? मानसरोवर। कौन सा झील बेटा? मानसरोवर झील से है। कौन सा झील से है? मानसरोवर झील से है, जिसका कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इस सिंधु का कुल लंबाई कितना? 100 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 2900 किलोमीटर है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी गिलगिट के निकट दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। आज यह पाकिस्तान की सर्व प्रमुख नदी है। आज यह पाकिस्तान की कौन सी नदी है? सर्व प्रमुख नदी है। कौन? सिंधु। अगर बेटा ध्यान रखना, सिंधु का नदी अगर पाकिस्तान न जाना तो साला पाकिस्तानी लोग भूखल मर जाएगा, प्यासल मर जाएगा, क्योंकि वहां का खेती का जो उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा जो है से जल किससे मिलता है? सिंधु नदी से मिलता है। वहां के लोग खेती सिंचाई करने के लिए भी सिंधु नदी के जल का प्रयोग सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लोग करते हैं। कुछ कुछ सिंधु नदी का जल हमारा पंजाब में आता है, हरियाणा वगैरह में आता है। बाकी जो सबसे ज्यादा जल जो जाता है वो कहां चला जाता है? पाकिस्तान चला जाता है। इसलिए सिंधु नदी पे बार बार जो है से विवाद होते रहता है कि हम सिंधु नदी के जल को रोक देंगे। भारत सरकार कहती है कि हम सिंधु नदी के जल को क्या कर देंगे? रोक देंगे। लेकिन रोकेंगे तो पानी को रखेंगे कहां? ये भारत सरकार के पास भी थोड़ा सा क्या है, सस्पेंस बना हुआ है कि हम आखिर जल को रखेंगे कहां। इसकी सहायक नदियों में केवल ब्यास ही पूर्ण रूप से भारतीय सीमा में बहती है। शेष नदियों की सिर्फ ऊपरी धाराएं ही भारत में है और निचली धाराएं पाकिस्तान में। सतलुज नदी तिब्बत की 4500 मीटर ऊंचाई से चलकर सिपकीला दर्रे के हिमाचल प्रदेश में पार करते हुए पंजाब के मैदान में उतरती है। सतलुज नदी पर ही भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किया गया है। प्राचीन काल के भारत में सतलुज को शताद्रु, प्राचीन काल में सतलुज नदी को शताद्रु, ब्यास को विपाशा। देखिए सतलुज को शताद्रु, सतलुज को क्या बेटा? शताद्रु, और ब्यास नदी को विपाशा, और रावी को इरावती। रावी को इरावती, रावी को क्या कहा जाता था? इरावती। फिर से मैं बोलता हूं, सतलुज को प्राचीन काल में शताद्रु, सतलुज को शताद्रु, और ब्यास को विपाशा, और रावी को इरावती, और चेनाब को चंद्रभागा कहते थे। चेनाब को क्या कहा जाता था? चंद्रभागा कहते थे। झेलम का नाम वीतासा था। इन सब का उद्गम हिमालय का हिमछादित प्रदेश है। इन सब का उद्गम हिमालय का कौन सा प्रदेश? हिमछादित प्रदेश है। आइए गंगा प्रणाली की नदियां कराए कि इनमें यमुना, रामगंगा, गोमती, शारदा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा उत्तर के पर्वतीय भाग से, चंबल, बेतवा, केन, सोन और पुनपुन दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां हैं। ये सहायक नदियां गंगा में मिलकर अपना जल पूर्व की ओर ले जाती हैं और अंत में बंगाल की खाड़ी में क्या कर देती है? गिरा देती है। अंत में बंगाल की खाड़ी में ले जाकर के क्या करती है? गिरा देती है, मतलब अपने त्याग कर देती है। बाबू रे खूब खाया पिया, सुबह सुबह उठ करके त्याग नहीं करेगा तो दिक्कत होगा ना, तो ध्यान रखिएगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? कोसी। ये बिहार के लिए बड़ी अभिशाप है ना, बिहार के लिए खतरनाक है, ध्यान दीजिए। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बाद सबसे अधिक जल प्रवाह इसी में मिलता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बाद सबसे अधिक जल का प्रवाह किस में मिलता है? कोसी नदी में मिलती है। बरसात में यह भयंकर हो जाती है। कौन? कोसी। बरसात में यह भयंकर हो जाती है। उत्तर बिहार के लिए अभिशाप मानी जाने वाली इस नदी पर बांध बनाकर बाढ़ नियंत्रण किया जा चुका है। भारत के पूरे क्षेत्रकाल का 1/3 भाग गंगा प्रणाली के अंतर्गत आता है। भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन यही है। भारत की सभी नदियों में जितना जल बहता है उसका 30% गंगा और उसकी सहायक नदियों में बहता है। गंगा हिमालय के गंगोत्री हिमनद से निकलती है।
यह भारत की सर्वप्रमुख नदी है। भागीरथी और अलकनंदा दो शीर्ष नदियां जो क्रमशः गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से और अलकापुरी के हिमनद से निकलती है, देवप्रयाग में मिलकर गंगा नाम पाती है। करा जब ये देवप्रयाग में आती है तब इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा पड़ती है। करा हरिद्वार के पास यह पहाड़ से नीचे उतरती है और प्रयाग जिसको प्रयाग इलाहाबाद में यमुना से मिलती है। हुगली इसी की एक शाखा है जिसके किनारे कलकत्ता अब कोलकाता बसा है। गंगा की कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है। बाबू रे गंगा की कुल लंबाई कितना, 2510 किलोमीटर। याद रखिएगा, हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़े वो प्रथम भोजपुरी फिल्म था जी। प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन बना था, हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़े वो। तो याद रखिएगा गंगा की कुल लंबाई कितना किलोमीटर, 2510 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 2510 किलोमीटर है। इस नदी प्रणाली में समांतर अपवाह प्रारूप देखने को मिलता है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र प्रणाली की नदियां, अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं ब्रह्मपुत्र प्रणाली की नदियां। कराइन में ब्रह्मपुत्र सर्वप्रधान है। ब्रह्मपुत्र प्रणाली की नदियां में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है, ब्रह्मपुत्र खुद है। कौन है, ब्रह्मपुत्र जो है ये खुद है। तो हिमालय से निकलने वाली जो 3 प्रकार की नदियां, 3 प्रणाली है, जिसमें हम लोग सबसे पहले सिंधु प्रणाली देखा, दूसरा गंगा प्रणाली देखा, तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं कौन, ब्रह्मपुत्र प्रणाली। कराइन में ब्रह्मपुत्र सर्वप्रधान है। यह मानसरोवर झील के समीप से निकलकर उत्तर पूर्व से भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सांपो यानी सांगपो नाम से जानी जाती है। याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किसके नाम से जाना जाता है, तो सांपो या सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। नामचा बरवा शिखर जो 7757 मीटर के निकट या 5500 मीटर गौर्ज या गहरी घाटी डिहंग महाखंड का निर्माण करती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर असम घाटी में क्या हो जाती है, उतरती है। पश्चिम में बहती हुई ग्वालपाड़ा के निकट दक्षिण मुड़कर गंगा की धारा मेघना में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। बाबू रे ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई लगभग कितना 100 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर है। कितना 100 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर है। गंगा की लगभग कुल लंबाई, ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितना किलोमीटर, 2900 किलोमीटर है। उद्गम से बंगाल की खाड़ी तक, जहां से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, वहां से लेकर के ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितना किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 2900 किलोमीटर है। जहां से निकलती है मानसरोवर झील से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितना किलोमीटर, 2900 किलोमीटर है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा, करा नदियों में और इसकी सहायक नदियों में तिस्ता, सुवर्णसिरी जिसको अब स्वर्णसिरी बोला जाता है, सुवर्णसिरी जिसका नाम अब स्वर्णसिरी, भरेली, मानस, संकोच, दिबांग, लोहित, धनश्री और कपिली प्रमुख हैं। ब्रह्मपुत्र पश्चिम और फिर दक्षिण की ओर प्रवाहित है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का उत्तरी भाग जमुना, मध्य भाग पद्मा और दक्षिणी भाग मेघना कहलाता है। तीस्ता पहले गंगा की सहायक नदी थी। तीस्ता जो थी, जो आज ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, वो पहले किसकी सहायक नदी थी, गंगा की सहायक नदी थी। तीस्ता, ध्यान देना बेटा, जो तीस्ता आज जो ये ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी बनी हुई है, ये पहले गंगा की सहायक नदियां हुआ करती थी। कौन, तीस्ता। अब देखिए कह रहा है गंगा की सहायक नदी थी, किंतु 1787 की बाढ़ के बाद, देखिए 1787 में बाढ़ आ गया। तीस्ता पहले गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन 1787 में, कब हो, 1787 में, ईस्वी याद रख लीजिएगा, डेट याद रख लीजिएगा, ये बाबा के मोबाइल नंबर हो, ठीक है, दादा दादी के मोबाइल नंबर है जो चले गए हैं, उनका मोबाइल नंबर याद रखिएगा। तो 1787 में कहा गया, बाढ़ आ गया। कहा गया, बाढ़ आ गया। बाढ़ के बाद यह एकाएक पूर्व की ओर मुड़ी और ब्रह्मपुत्र में मिल गई। ब्रह्मपुत्र भीषण बाढ़ और भूमि कटाव के कारण कुख्यात है। डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी नगर ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित है। भारी वर्षा, जल, पानी और कीचड़ बालू की अधिकता के कारण ब्रह्मपुत्र कई धाराओं में क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती है, जिसे गुम्फित होना कहते हैं। इस गुम्फित नदी में असंख्य नदी द्वीपों का निर्माण हुआ है। ब्रह्मपुत्र का माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ब्रह्मपुत्र का माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, माजुली द्वीप, जो कौन सी नदी पर बनती है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनती है।
और देखिए विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी पठार की नदियां, ये प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी पठार की नदियां जो हम लोग बाद में इसको देखने का काम करेंगे और आगे हम लोग इसको देख करके नेक्स्ट नदियों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से नदी का प्रदूषण होता है और किस तरीके से नदियां अपने जल को न्यौछावर करती है और आगे धरती को सुनहरा, सुंदर और पवित्र बनाने का काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप तमाम सभी 9th क्लास के बच्चों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आज ब्रेक लेता हूं। आप सभी का संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर हार्दिक अभिनंदन करता है और करता रहेगा। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेहनत करें, हमारा टीम पूरे तरीके से लगा रहेगा आप सबों के सेवा में। इसके लिए मुझे कोई पैसा की जरूरत नहीं है, बस आप अच्छे तरीके से मेहनत करके पढ़ें ताकि आपका पढ़ाई किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम लोग ये व्यवस्था किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।